हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो भाइयों, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल। कई बार बच्चे अपना ही दिमाग लगा लेते हैं कि सर ये इतने सारे क्वेश्चन कैसे लिख देते हो आप एक ही साल के। अरे भाई, सीबीएसई एक साल में पेपर जो कंडक्ट करता है सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर थोड़ी होता है, ठीक है ना। कई सेट्स होते हैं, फिर कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है, दिल्ली है, आउटसाइड दिल्ली है, बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो आप उसमें दिमाग ना लगाएं तो बढ़िया है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपको सीबीएसई का लेवल पता लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो इसको आप एक टेस्ट की तरह कंसिडर करो, ठीक है। हर क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, नहीं होता तो वीडियो में देखो, हो जाता है तब भी देखो। एक तो आंसर मैच करना है, और दूसरा क्या पता मैं किसी अलग मेथड से कर दूँ, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हर सेशन को अटेंड करो। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन की तरह अगर करना है, खुद से करना चाहते हो तो चैप्टर तो आना चाहिए। तो अगर चैप्टर नहीं आता तो चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले चैप्टर सीखो, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करो। इतनी बात पक्की है, अगर आपने सभी प्रैक्टिस सेशंस अटेंड कर लिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो सीबीएसई का एग्ज़ाम फिर आपको कुछ नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब कुछ मेरे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन है, गलती से तो नहीं लिख दिया कहीं सर ने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो लग ही नहीं रहा है, ये कैसी पावर्स हैं 2/3 1/3। अरे भाई, परेशान होने की बात नहीं है, अभी इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं। इसमें क्या बात हो गई, देखो थोड़ा सा आपको, ताकि ये क्वाड्रेटिक जैसी फील दे, क्या एक क्वाड्रेटिक जैसी फील दे, उसके लिए हम क्या करेंगे। ये देखो, ये जो x की पावर 2/3 है, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3 का स्क्वायर, है ना। भैया आपने एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी कि ये दोनों पावर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। और ये वाली टर्म एज इट इज चिपका देता हूँ, और -2। अब इसको क्वाड्रेटिक का फील देने के लिए क्या करता हूँ, ये जो x⁻⁴ 1/3 है, इसको मैंने y पुट कर लिया, ठीक है। तो x⁻⁴ 1/3 की जगह मैं y लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया y लिख दिया ना इसको, तो y का स्क्वायर हो गया। ये इक्वल्स का साइन कहाँ से लगा दिया मैंने, मैं भी कुछ भी करता रहता हूँ। प्लस इसकी जगह भी क्या लिख देंगे हम, y, और -2 = 0। अब आ रहा है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फील। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर लेंगे, है ना, फैक्टराइज कर लो, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से y की वैल्यू निकाल लो, जैसे भी आपको ठीक लगे, है ना। मिड टर्म स्प्लिटिंग भी इजी है इसकी, तो छोटा सा है। तो ये सब काम तो आपको आता ही है ना, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा कि चैप्टर तो सीखा हुआ है, तो ये तो बेसिक चीज़ है ना। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया नॉर्मली, यहाँ से हमारे को y की 2 वैल्यूज़ मिल गई कि नहीं, y की 2 वैल्यूज़ मिल गई मेरे भाइयों। देखो, एक तो y + 2 = 0 रखूँगा, और एक y - 1, है ना। तो y = -2 और y = 1, करेक्ट है। अभी यहाँ पे हमने देखा y किसके इक्वल है, x⁻⁴ 1/3। भाई हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, क्वेश्चन में तो y था ही नहीं ना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब क्या है, x⁻⁴ 1/3 = y है। तो अब इसमें y की दोनों वैल्यूज़ रख देंगे हम। एक बार हम y की वैल्यू -2 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले y की वैल्यू इसमें -2 रखता हूँ, देखो क्या होगा, x⁻⁴ 1/3 = -2। इस y की जगह हमने -2 लिख दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये पावर 1/3 कैसे हटेगी, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो। क्या करो, क्यूबिंग, जैसे स्क्वायरिंग करते हो वैसे क्यूबिंग कर दो। दोनों तरफ 3 पावर लगा दी हमने, ठीक है ना। क्यों की है क्यूबिंग, ताकि ये 3 और 1/3 है ना, मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, सही है ना। अब ये क्या रह गया, x की पावर 1, तो x ही तो हो गया, तो x की वैल्यू निकल गई, है ना। x की ही तो वैल्यू निकालनी थी। -2 का क्यूब करूँगा तो क्या आएगा, -8 आ जाएगा, है ना। तो x की एक वैल्यू तो निकल गई, दूसरी भी निकालनी है, तो y को यहाँ पे 1 लिख देता हूँ अब, सही है। तो x⁻⁴ 1/3 = 1। फिर से क्यूबिंग करूँगा, अब क्यूबिंग करूँगा, दोनों तरफ पावर 3 ले ली, है ना। फिर ये 3 और 3 पावर कट गई, x की पावर 1 है तो x ही हो जाएगा, वो =1 का क्यूब तो 1 होता है ना। तो 2 वैल्यूज़ निकल गई, एक x = 1, एक x = -8, सही है। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो बच्चों, ये क्या है क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, रियल रूट्स 4 हैं, 2 हैं, कोई रियल रूट नहीं है, या एक रियल रूट है।
मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना बेसिकली, x की कितनी रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, बस यही तो निकालना है। आप इसको सॉल्व करके x निकालो, जितनी x की वैल्यूज आ जाएंगी उतने ही रूट्स हैं, बस ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है कि नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो भैया सबसे छोटा तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ बच्चे ये a+b² खोल देते हैं और उसको आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप a+b² खोलोगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, जो आपको थोड़ा सा दुखी करेगी। सॉल्व तो हो जाएगा, पीछे भी तो करा है अभी, है ना, पीछे भी तो अजीब सी पावर सॉल्व करी थी, अब भी कर लेंगे। लेकिन इसको आसान तरीका, जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है इसको सॉल्व करने का, कि a² - b² की आइडेंटिटी लगाई जाए इसमें। सबसे पहले पता है ना, a - b a+b होता है, ठीक है। तो इस पूरे को आप a कंसीडर करो, ये b लिखा है ना, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। क्या लिखेंगे सबसे पहले हम, a - b है ना, बस ध्यान देना a क्या है, ये पूरा a है ना, x² + 1, इसको a मान लेते हैं। क्या लिखना है, a - b, तो a ये हो गया ना a, फिर माइनस, अब क्या लिखना है b, b क्या है भैया यहाँ पे x² नहीं है b, x है ना, b का स्क्वायर होता है, तो ये जो x है ये b बन गया ना, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे x, तो ये आ गया a - b, ऐसे ही लिख देंगे a + b, तो x² 1 x² + 1 + x। सही है कि नहीं है, बात आ गई समझ में। सिंपल सी कहानी तो है, देखो ये a था और ये b था, तो लिखा हुआ था a² - b², हमने लिख दिया a - b a+b, ये a - b और ये a + b, ठीक है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। कभी भी कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 कब आता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, यही तो होता है ना। तो यानी कि या तो ये जो हमारा पहला नंबर है x² - x + 1 ये 0 होगा, या फिर ये जो हमारा दूसरा नंबर है x² + x + 1 ये 0 होगा, है ना। ये भी अपने आप में एक नंबर ही तो बनेगा ना, x की वैल्यू पुट करके कुछ ना कुछ। तो दोनों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0। मैंने बस थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है, ये -x को आगे लिख दिया, 1 को पीछे, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों हमें सॉल्व करनी आती हैं, हम इन दोनों के रूट्स निकाल सकते हैं। अब दोनों में से किसी की भी मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, फैक्टराइज नहीं हो रहा, करके देख लो बेशक जितना मर्जी दिमाग लगा लो। तो अब हम डी से चेक करेंगे इनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है ना भैया, b² - 4ac, करेक्ट है, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे -1, x का जो कोफिशिएंट है, a क्या है 1 x² का कोफिशिएंट, c भी कितना है 1, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये -4 कितना आ गया -3, d -3 आ गया, इसका मतलब इसके रूट्स अनरियल है, रूट्स आर अनरियल, है ना। d नेगेटिव आने का मतलब है रूट्स आर अनरियल। चलो जी, अनरियल है ना, तो मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। बाई चांस इसके रियल रूट होते तो 2 रूट तो पक्का निकल ही जाते हैं ना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रियल रूट होते हैं तो 2 तो होते ही हैं, तो उस केस में 2 तो होते, पर क्योंकि अब इसके रियल नहीं है, अनरियल है, तो 4 तो आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 4 तभी होता जब इसके भी 2 रूट होते रियल और इसके भी 2 होते, पर इसके तो दोनों के दोनों क्या है, अनरियल है, तो भैया 4 तो नहीं हो सकते। अब मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट हो सकते हैं या नो रियल रूट हो सकते हैं, 1 रियल रूट का भी कोई मतलब नहीं है ना भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों ही रियल होते हैं या तो दोनों ही अनरियल होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है एक रियल या एक अनरियल। तो ये तो वैसे ही गलत ऑप्शन है, ये सही हो सकता था अगर दोनों के रियल रूट होते, तो 2 रूट इसके होते, 2 रूट इसके, 4 हो जाते, इसलिए ये गलत, क्योंकि इसके अनरियल है। अब भैया या तो इसके 2 रियल रूट होंगे तो ये आंसर सही होगा, या इसके अनरियल होंगे तो इसके भी अनरियल, इसके भी अनरियल, मतलब एक भी रियल नहीं है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो इसका भी डी निकाल के चेक कर लो भैया, इसका डी निकालेंगे वही b² - 4ac है ना, b क्या है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है -3 आ जाएगा, देखो a भी 1 है, c भी 1 है ना, 1 - 4 - 3, तो इसके भी रूट्स अनरियल है, रूट्स आर अनरियल, तो एक भी रियल रूट नहीं आ रहा भैया। और क्योंकि एक भी रियल रूट नहीं आ रहा तो आंसर सही क्या हो गया हमारा, नो रियल रूट है ना, ये भी गलत हो गया।
बढ़िया ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना है कि रूट्स इक्वल हैं, इरेशनल है, रियल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। किस तरीके के इसके रूट्स हैं ये बताना है। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स डी के थ्रू ही बताया जा सकता है ना। पहले डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी कितना है यहाँ पे, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये पूरा एक्स का कोफिशिएंट है ना, 2 इंटू पी प्लस 1, 2 इंटू पी प्लस 1, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 के साथ आएगा ए और सी। ए कितना है यहाँ पे 2 और सी कितना है मित्रों, सी ए है ना जो कांस्टेंट टर्म है पी। चलो ये देखो ये 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 4 हो जाएगा है ना। और ये p प्लस 1 का भी तो स्क्वायर लगेगा ना, इसको लगा देते हैं ऐसे ही। माइनस ये 4 इंटू 2 हो गया 8, 8p करेक्ट है। अब इसको खोल लो, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता ही है, तो a स्क्वायर यानी p का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2p आ जाएगा करेक्ट है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 8p, 8p और 8p कट गया करेक्ट है। इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, सही है। अब मेरे भाइयों देखो पूरी दुनिया को पता है ये बात, वी नो कि भैया पी स्क्वायर, पी का जो स्क्वायर है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि p एक रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करूँगा तो या तो 0 आएगा या उससे बड़ा आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता। मान लो भैया p की वैल्यू -1 होती, आप उसका स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, पॉजिटिव आ रहा है ना। अगर p की वैल्यू पॉजिटिव होती, कुछ भी 2 होती, स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, पॉजिटिव है। p की वैल्यू 0 होती, स्क्वायर करोगे 0 आएगा। मतलब p चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब मैं उसकी स्क्वायर कर दूंगा तो 0 या उससे बड़ा आएगा। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव तो नहीं आ सकता ना, तो हमें पता है p स्क्वायर हमेशा 0 होगा या उससे बड़ा होगा, सही बात है। और ये देखो ये p स्क्वायर प्लस 1 है, p स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि p स्क्वायर 0 हो सकता है या उससे बड़ा होगा और उसमें 1 ऐड करूँगा, क्या करूँगा 1 ऐड करूँगा, तो नंबर 0 से बड़ा ही आएगा ना। आप खुद सोच लो, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ क्या करो 1 ऐड कर दो। इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया। कर सकते हैं ना मैथ्स में ऐसा, पी स्क्वायर हमें पता ही है 0 से बड़ा होता है हमेशा या 0 होगा, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमें पता चला जो पी स्क्वायर प्लस 1 है वो 1 होगा या उससे बड़ा होगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो पी स्क्वायर प्लस 1 है इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, सही बात है। और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे दिख गया मेरा डी जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, डी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती चाहे पी कुछ भी हो। और क्योंकि डी पॉजिटिव आ रहा है, हमें दिख रहा है कि डी पॉजिटिव है, तो सिंस डी इज़ ग्रेटर देन 0, जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है मेरे भाइयों, डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स आर रियल, है ना। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होते हैं ना। रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे रियल लिखा है कहीं पे, देखो ये लिखा है इक्वल, इक्वल तो नहीं है, डिस्टिंक्ट रूट है, पहला तो गलत हो गया, पहला तो भैया गलत हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं लग रहा। इसमें लिखा है रियल होंगे बस, क्योंकि इरेशनल होंगे नहीं होंगे ये भी हमें नहीं पता चलेगा, पी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमको यहाँ से पता चल रहा है कि भैया रियल तो पक्का है, क्योंकि हमने पढ़ लिया ना रियल है, डी 0 से बड़ा है तो रियल तो है ही, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है एक्स निकालो, है ना, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। अब ये कोई नंबर तो है नहीं, ये तो अजीब सा है ना, तो मिड टर्म स्प्लिट करने में तोते उड़ जाते हैं बच्चों के, क्या उड़ जाते हैं, तोते। तो भैया हम क्या कर सकते हैं, अबे भाई जब ऐसा लग रहा है मुश्किल है, वैसे हो तो इसकी भी जाएगी मिड टर्म स्प्लिट, पर जब मुश्किल जो काम लग रहा है वो क्यों करना है भाई, वो क्यों करना है यार। सीधा जब हमारे पास आसान तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, ख़त्म कहानी। तो भैया पहले डी निकाल लो। डी क्या होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, सही है ना। मैं अब आप कहोगे कैपिटल लेटर क्यों लिख रहे हो, वो ऐसे ही लिख दिए क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल ए लिखा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे किस ए की बात हो रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, कैपिटल लेटर लिख दो।
तो b क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे भाइयों, 5। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। और c क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है पूरी, है ना, साथ में इसका साइन भी लेना होता है, माइनस का साइन भी लिया जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये हो गया -a² प्लस a -6। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। देखो ये माइनस का साइन जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। फिर ये जो 4 है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब से। 4 को a² से मल्टीप्लाई किया तो 4a², 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a, और 4 को 6 से किया तो 24। सही है ना भाई, ये माइनस और माइनस तो मल्टीप्लाई हो गए प्लस ही हो गए थे, बस फिर क्योंकि अब यहाँ पे प्लस हो गया, समझ लो ये हट गया, ये हट गया जी, यहाँ प्लस हो गया। अब 4 को बस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर हमने। अब ये क्या आ गया देख लो भाई, ये आ गया 4a² प्लस 4a, और ये 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे भाइयों, बिल्कुल ध्यान से, तो आपको दिखेगा 2a + 1 होल स्क्वायर है। खोल के देख लो, a + b होल स्क्वायर खोल के देख लो, यही आएगा, ठीक है ना। तो मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया, d निकल गया जी। और d कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा है ना, स्क्वायर। अभी तो पीछे भी बताया d कैसा आ रहा है, d आ रहा है, ये कोई नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, पर उसका स्क्वायर है। जब किसी भी नंबर पे स्क्वायर लग गया तो पॉजिटिव है ही। तो अब रूट्स निकल जाएंगे, कैसे निकलेंगे, क्या फॉर्मूला था, -b + -√d/2a, यही था ना। तो b कितना है, b कितना था, 5 था, तो -5 प्लस माइनस d की जगह क्या लिखना है हमने, ये 2a + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2a। a आता है ना यहाँ पे, कौन सा वाला a, जो x² का कोफिशिएंट है, यानी 1। तो -5 प्लस माइनस ये 2a + 1 का स्क्वायर है, और ये रूट है ना, तो स्क्वायर से रूट हट गया, समझ लो क्या रह गया, 2a + 1 अपॉन 2 तो है ही। तो हमें x की 2 वैल्यूज़ दिख गई। क्या क्या दिख गई, एक बार -5 के साथ प्लस करके ये ले लेंगे, क्या ले लेंगे जी, -5 प्लस 2a + 1, सही है ना, अपॉन 2। और एक बार ले लेंगे x के साथ -5, और ये माइनस का साइन ले लेंगे इस बार, है ना, -2a + 1 अपॉन 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कैसे, देखो 2a तो है एज इट इज़ ही आ जाएगा ये, है ना, और ये -5 और +1 है, तो कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2। देखो इसमें से चाहे तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, काट दें, सही है ना। तो x की वैल्यू देखो 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया a - 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हमें x कितना मिल गया, a - 2। एक तो ये मिल गया हमें x कितना, a - 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो -5 - 2a - 1, ठीक है ना, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये आ गया -6 - 2a अपॉन 2, करेक्ट है ना। चाहे तो -2 कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, 3 + a, नीचे 2 है, 2 से 2 कट गया, सही है। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस बाहर है ब्रैकेट में, और ये 3 + a है। चाहे तो ब्रैकेट वापस खोल दो, खोलना है तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये ऊपर लिख देता हूँ, -3 - a, यही निकलेगी ना, माइनस का साइन है ना, बाहर ब्रैकेट खोल दूंगा तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी, और एक वैल्यू ये रही, ये 2 वैल्यूज़ निकल गई जी x की। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हैड रवीता स्कोर 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स। अगर रवीता के मार्क्स 10 ज़्यादा होते हैं, मान लो उसके अभी x मार्क्स आए हैं, हमें नहीं पता ना कितने आए हैं, वही हमें निकालने हैं। तो मान लो जितने उसके आए हैं, अगर उससे 10 ज़्यादा आए होते तो क्या होता, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, ये जो इसके नए नंबर आए हैं इसका 9 टाइम्स जो होता वो उसके पुराने वाले मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ सकते हो ताकि आपको समझ में आए। बाकी क्या रहा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट हर एक्चुअल मार्क्स, उसके जो एक्चुअल मार्क्स थे मैथ्स में वो थे x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि अगर इस लड़की के 10 नंबर ज़्यादा आए होते, सच में इतने आए हैं, अगर इससे 10 ज़्यादा आते मतलब कितने आते, x + 10,
तो ये जो नए नंबर हो जाते हैं ना, इसका 9 टाइम्स, नए वाले नंबर का 9 टाइम्स, उसका 9 गुना जो है वो पुराने वाले जो मार्क्स थे यानी x उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता, पुराने वाले मार्क्स के स्क्वायर के बराबर, ये बोल रहा है। अगर जो नंबर हैं 10 ज़्यादा आए होते, पुराने से 10 ज़्यादा, तो जो ये नए नंबर बन जाते उसको 9 से मल्टीप्लाई किया जाए यानी 9 टाइम्स किया जाए, नए वाले नंबर का 9 टाइम्स पुराने वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है उसके एक्चुअल मार्क्स बताओ, बस x निकाल लो, कर लो भैया सॉल्व। क्या आ जाएगा, 9x प्लस 90 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को उठा के वहाँ पटक देते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। सही है। अब इसकी हम मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, है ना, मिड टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हो और डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हो, जो करना चाहे वो कर लो। अब जहाँ सिंपल से फैक्टर्स दिख रहे हो वहाँ डी के चक्कर में पढ़ना क्यों है कि नहीं, बड़ा हो जाएगा वो बेकार में। भैया 90 चाहिए प्रोडक्ट, है ना, और 9 के फैक्टर करने हैं, तो 15 और 6 दिख रहे हैं सीधे सीधे, 15 इंटू 6 90 होता है ना, माइनस 15x प्लस 6x कर लेता हूँ, क्योंकि ये 15 इंटू 6 हो गया 90 है ना, और इनका सम कर रहा हूँ तो माइनस 9 आ जाएगा। सही है, तो देखो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 15, है ना, और ये 6 कॉमन अंदर रह गया x माइनस 15, तो ये आ गया x माइनस 15 x प्लस 6। ठीक है ना, तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, है ना, इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो x 15 आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखूँगा तो x माइनस 6 आ जाएगा। अब मार्क्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना भैया, तो 15 ही रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चे क्या है इस क्वेश्चन में 30 मार्क्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका कोई काम ही नहीं था कि उसके नंबर कितने में से x आया, उससे क्या करना है मेरे को, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, है ना, बच्चे वेला ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका यूज़ हाँ तब हो सकता था कि जब मार्क्स बाई चांस x की 2 वैल्यू आती और उसमें से एक वैल्यू इससे ज़्यादा आ जाती। जब 30 में से नंबर मिल रहे हैं तो 30 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता। फिलहाल यहाँ पे 2 वैल्यू निकली हैं, एक माइनस 6 है, वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। 15 तो हो सकते हैं, 30 में से 15 मार्क्स तो आ सकते हैं ना। इसका बस इतना ही काम था कि गलती से आंसर इससे ज़्यादा आ गया तो रिजेक्ट कर देना, बाकी फ़िलहाल तो इससे कम ही आ रहा है, तो इसका कोई काम नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन तो भैया बहुत कर लिए यार, ये तो हर साल ही ऐसा क्वेश्चन आता ही है लग रहा है ना। कह रहा है x इक्वल टू 3, इसका एक रूट है k निकालो, तो भैया इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दो, k निकल जाएगा। सही बात है कि नहीं, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कर लिए हमने पीछे भी वीडियोज़ में। जब x इक्वल्स टू 3 इसका रूट है तो मतलब x इक्वल्स टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसमें x की वैल्यू 3 डालूंगा तो 0 आना चाहिए, डाल दो x की जगह 3, अपने आप k निकल जाएगा भैया। पूरी की पूरी इक्वेशन को एज इट इज़ चिपका दो, x की जगह 3 लिख दो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 बोल के 9 लिख दिया। ऐसे मत करना भैया, मैं ही करता हूँ, ऐसे तुम मत करना। 9 माइनस 6 कितना हो गया 3, और ये जो माइनस 6k है ये उधर चला जाएगा, प्लस 6k हो गया। 6 इधर आके डिवाइड कर देंगे भैया, है ना, कि इधर ले आएंगे इसको, 3/6, k की वैल्यू क्या दिख गई भैया 1/2, ख़त्म क्वेश्चन। चलो आगे। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ट्रेन है वो अपनी एवरेज स्पीड से चलती है इतने डिस्टेंस, ठीक है, 63 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया अपनी एवरेज स्पीड से, फिर उसके बाद उसने स्पीड बढ़ा दी 6 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा कर दी स्पीड, और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। टोटल इस जर्नी में उसको 3 आवर्स लगे, तो बताओ उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है। तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है भैया। तो उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल एवरेज स्पीड कितनी है उसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ये उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड है। ठीक है, ये एवरेज वर्ड यूज़ करके ना बच्चे इस एवरेज वर्ड को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। इस एवरेज वर्ड को पढ़ के पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, कंफ्यूज मत होना, इसमें एवरेज का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग स्पीड्स की बात हो रही है, हमें उनका एवरेज थोड़ी निकालना है। तो एक ओरिजिनल स्पीड है और एक वो स्पीड है जो हमने बढ़ा दी थी। तो ओरिजिनल स्पीड हमने एज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना ओरिजिनल स्पीड से। देखो टाइम का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, टाइम जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल है। अब आपसे कोई पूछे इतना डिस्टेंस कवर किया इस स्पीड से तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 63 अपॉन x, इतना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, 63 अपॉन x। सही है ना, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मिल गया टाइम, जो भी टाइम लगेगा।
उसके बाद उसने दोबारा से इतना डिस्टेंस कवर किया। इस बार स्पीड कितनी है, इस स्पीड से 6 ज़्यादा है, डिस्टेंस है 72, और इस बार स्पीड कितनी है, इससे 6 ज़्यादा यानी x + 6। सही है ना। ये डिस्टेंस x स्पीड से कवर किया, इतना टाइम लगा। ये डिस्टेंस x + 6 स्पीड से कवर किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करा, इतना टाइम लगा। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, जो टोटल टाइम उसको लगा वो कितना लगा भैया, 3 आवर्स। तो इन दोनों का सम हो गया 3। बस अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है भाई, काम ख़त्म है। देखो दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं, अगर 3 कॉमन ले लूँ तो ये 3 तो सीधा सीधा कट जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी, है ना। 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह गया, 21/x। इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया भैया, ये 2 और 4 है ना, 24 हो जाएगा। सही है। नीचे x + 6। अब देखो ये जो 3 है ये इधर जाके डिवाइड होना है ना, तो मैं यहीं से काट देता हूँ इसको, 1 आ गया यहाँ पे। सही है। इधर एलसीएम ले लेते हैं। तो x × x + 6 = ये इधर मल्टीप्लाई हो गया 21 × x + 6 प्लस ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो सीधा 24x हो गया, है ना, = 1 है। ठीक है। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है भैया, करते हैं कैलकुलेशन। देखो इधर ये 21 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 21x प्लस 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 126 प्लस ये 24x तो है ही, इसको एज इट इज़ रहने दो, और नीचे इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x × x हो गया x² और x को 6 से करा तो आ गया 6x। ठीक है। ये देखो भाई 21 और 24 ऐड हो गया, कितना हो गया, 45x हो गया, प्लस 126 एज इट इज़। ये जो है नंबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 1 से करूँगा तो एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, x² + 6x। अब ये दोनों टर्म्स उठा के x² के पास ले जाता हूँ, तो 0 = x² + 6x - 45x - 126। ठीक है। 6x में से 45x माइनस करूँगा, 39x आ जाएगा, -39x, है ना, और -126। अब हमें क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिट करनी है, और क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है ना, प्रोडक्ट ये चाहिए। क्या बनेंगे फैक्टर, देख लो एक बारी। 42 और 3 दिख गए मुझे तो सीधा सीधा। 42 को 3 से करूँगा तो 126 ही तो आता है, हो गए। लो जी, तो x² - 42x + 3x - 126। सही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको मिड टर्म स्प्लिट में दिक्कत आ रही है, कोई बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, तो आप डी वाले डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व कर लो। ठीक है। देखो यहाँ पे x कॉमन आ गया, x - 42, ये 3 कॉमन, x - 42, तो 0 = x - 42 और x + 3। अब इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 42 आ जाएगी, इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकती ना, स्पीड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो यानी ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या हो गई, 42 km/h। हो गया क्वेश्चन। चलते हैं आगे। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स later than its scheduled time in order to reach the destination 1500 km away in time. It had to increase its speed by 100 km/h from the usual speed. Find the usual speed. क्वेश्चन समझ आया, नहीं आया। देखो कहानी ऐसी है भैया कि मान लो एक प्लेन जो है वो 2 बजे निकलता था यहाँ से। ठीक है, 2 बजे निकला और वो पहुँचा कहीं पे 5 बजे। ठीक है, 3 घंटे में पहुंचता है, ऐसा मान लो। ऐसा है नहीं कि ये 3 घंटे में पहुंचा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि प्लेन जनरली 2 बजे निकलता है और 5 बजे पहुंच जाता है जहाँ भी उसको जाना है। अब एक दिन वो प्लेन लेट हो गया 30 मिनट, 30 मिनट्स लेट हो गया, तो वो 2:30 पे निकला। फिर भी वो चाहता है कि वो 5 बजे पहुँच जाए, है ना। तो वो लेट निकला है, फिर भी वो 5 बजे पहुँचना चाहता है, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वही कह रहा है ये, उसको स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी, 100 km/h। भाई मान लो पहले वो नॉर्मली जो जाता है हर रोज़, उसकी स्पीड रहती है x km/h, ऐसा मान लेते हैं हम, यही हमको निकालनी है। ठीक है। फिर जिस दिन वो आधा घंटा लेट निकला, उस दिन उसको टाइम पे पहुंचने के लिए, क्योंकि वो लेट निकला है, तो उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 100।
तो स्पीड कितनी करनी पड़ गई इस बारी, x + 100 km/h। ये है कहानी, बस सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। तो हमें उसकी यूजुअल स्पीड बतानी है, तो वो हम मान लेते हैं x है। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x km/h, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से समझना मेरे भाइयों। उसका जो डिस्टेंस है वो 1500 किलोमीटर है, जहाँ भी उसको जाना होता है रोज़, वो डिस्टेंस कितना है 1500 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको अपनी यूजुअल स्पीड से कितना टाइम लगता होगा। टाइम तो आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जनरली उसको कितना टाइम लगता था, 1500/x, करेक्ट है। ये उसको रोज़ इतना टाइम लगता था, है ना। इतना डिस्टेंस, इतनी स्पीड, नॉर्मली उसको इतना टाइम लगता था। अब जिस दिन वो लेट हुआ, 30 मिनट लेट हुआ, उस दिन उसने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा ली। डिस्टेंस तो उसको सेम ही ट्रैवल करना है, स्पीड उसने कितनी बढ़ा ली, 100। तो इस बार डिस्टेंस तो 1500 है, पर स्पीड कितनी है, x + 100 है ना। तो ये उसको टाइम लगा नए वाला, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। टाइम तो समझ रहे हो ना भाई, टाइम का फॉर्मूला ही तो लगाया हुआ है सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों जगह है ना। ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। ये उसकी नॉर्मल स्पीड है, जब नॉर्मल स्पीड से जाता है 1500 किलोमीटर कवर करने में उसको इतना टाइम लगता है। जब स्पीड बढ़ा के गया एक दिन तो उसको इतना टाइम लगा। अब ये जो नया वाला टाइम है, ऑब्वियस है पुराने वाले टाइम से 30 मिनट कम होगा। यही दिख रहा है, देखो पहले वो 2 बजे निकलता था, 5 बजे पहुंचता था। एक दिन वो आधा घंटा लेट निकला, फिर भी वो 5 बजे ही पहुंचा। उसको पहुंचना था टाइम पे भाई, उनने स्पीड बढ़ाई, तो उसने इस बारी जर्नी 2.5 घंटे में कंप्लीट कर ली ना। आधा घंटा लेट निकला था, फिर भी टाइम पे पहुंच गया। तो इस बारी जर्नी उसने आधा घंटा कम टाइम लिया जर्नी कंप्लीट करने में। तो जो नया वाला टाइम है वो पुराने वाले टाइम से आधा घंटा कम है, सिंपल। नया वाला टाइम पुराने वाले से आधा घंटा कम है ना। तो ऐसे कह सकता हूँ ना, ये नया वाला टाइम है, ये पुराने वाला है, पुराने वाले में से आधा घंटा कम कर दिया, ½ एन आवर। नया वाला टाइम पुराने वाले से ½ एन आवर कम है, सिंपल। अब इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। इसको इधर ले आता हूँ, हाफ को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। 1500/x - 1500/x + 100 = ½ ठीक है। ये टर्म इधर ले आया, नेगेटिव हो गई, ये इधर ले गया, पॉजिटिव हो गई। एलसीएम ले लेते हैं भाई। अब ये सारा ड्रामा सॉल्व करना है ना अपने को, सॉल्व करना है, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो मैं ये हटा रहा हूँ, हटा देता हूँ भैया। इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बढ़िया सी। नीचे भी तो जगह है पेज पे, यहाँ कर लेते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ कर लेते हैं। एलसीएम लो भैया, x × x + 100, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है ना। 1500 × x + 100 - 1500 × x = ½ ठीक है ना। ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया और ये x + 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया। ब्रैकेट्स खोल लो, तो ये आ गया 1500x माइनस ये 1,50,000 हो गया ना, 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस है, सॉरी प्लस का साइन है, माइनस 1500x अपॉन इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, x² + 100x = ½ देखो ये कट गया, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा ना, = x² + 10x ठीक है। अब इसको वहाँ ले जाके माइनस कर लेता हूँ, तो 0 = x² + 10x - 3 लाख ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर करने में कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि नहीं। तो डी से कर लो ना यार, देखो जहाँ भी फैक्टर करने में दिक्कत हो वहाँ डी से कर लो। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, कैसे निकालते हैं, b² - 4ac सही है। b कितना है हमारे पास, 10 जो x का कोफिशिएंट है, a है 1 जो x² का कोफिशिएंट है, c है 3 लाख है ना। तो कितना हो गया ये हो गया 100 सही है। अच्छा c जो है 3 लाख नहीं है भैया, -3 लाख है, ये साइन भी लगाना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा है ना, और 4 को 3 लाख से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 लाख ठीक है भैया, 12 लाख आ गया। 100 इसमें ऐड किया तो ये आ गया, हाँ ठीक है।
परफेक्ट है ना, 12,100,000 आ गया। वाह क्या फिगर आई है। चलो जो भी आई है क्या करें। ये थोड़ा सा गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, 2 ज़ीरो लगानी चाहिए थी ना। हाँ अब सही है। तो ये हमारा डी आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो b कितना है भाई, b कितना है 10 है ना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है भाई। नीचे a कितना है 1 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा कि नहीं आता, फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं, कुछ लोग वैसे कर लेते हैं, यूँ करते हैं ना 1 2 0 0 1 0 0, या पीछे से पेयरिंग कर लेते हो, ऐसे करते हो ना, 1 1 1 हो गया ये, फिर ये ऐड कर दिया इसमें 1, ये 2 आ गया है ना, यहाँ 0 है, ये इधर से 20 आ गया, ऐसे करते हो। नहीं जा रहा तो 0 लगा लिया है ना, फिर वहाँ से 10 उतार लिया, ऐसे करते हो ना भाई, कि कुछ और कर देते हो, फिर ये 9 पे चला जाएगा है ना, इस तरीके से करेंगे। अरे भाई एक गड़बड़ मिल गई है मुझे, छोटी सी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी गड़बड़ हो गई, शायद तुमको पहले ही मिल गई हो। ये 100x था है ना, मैंने गलती से यहाँ पे 10x लिख दिया है, तभी कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी हो गई है ना, समझ के बाहर हो गई कैलकुलेशन। ये 100 था भैया, 100 था, तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 10,000 है ना, और ये प्लस 12 लाख हो गया, सही है। तो भैया अब तो इसका स्क्वायर रूट लड्डू है भैया, अब तो बहुत आसान हो गया ये, 1 2 1 4 टाइम्स 0 है ना, 12,10,000 आ गया ये। अब तो स्क्वायर रूट लड्डू है भैया, अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान हो गया। कैसे, अब हमें x निकालना है ना, x क्या है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। तो b कितना है यहाँ पे 100 प्लस माइनस d क्या हो जाएगा 1 2 1 4 टाइम्स 0 अपॉन 2a, a कितना है 1, ठीक है। अब तो ये बहुत सिंपल है भाई, देखो x इक्वल्स टू -100, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, 121 इंटू 10,000 लिख सकते हैं ना, और नीचे 2 है, तो ये -100 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 हो गया, 10,000 का स्क्वायर रूट 100 हो गया, देखो कितना आसान हो गया। तो -100 प्लस माइनस 1100 अपॉन 2, सही है ना। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक बारी -100 माइनस 1100 अपॉन 2, एक आ जाएगी -100 प्लस 1100 अपॉन 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1200 अपॉन 2। अब नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना स्पीड, -600 तो नहीं हो सकती भैया स्पीड, तो ये तो गलत है, ठीक है। इसको देख लो, 1100 माइनस 100 कितना हो गया 1000 अपॉन 2, 500 आ गई है ना, तो यही होगी स्पीड, यानी एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी जी 500 किलोमीटर पर आवर। हो गया, इजी है ना, ख़त्म कहानी। यहाँ पे इसके फैक्टर भी कर सकते थे आप, वो हमने 10 लिख दिया था ना, इसीलिए फैक्टर आसानी से समझ नहीं आ रहे थे। 100 में तो फैक्टर भी समझ आ रहे हैं इसके, कि नहीं आ रहे भैया फैक्टर समझ में, मुझे तो आ रहे हैं। 500 और 600 हो जाएंगे, देखो फैक्टर सीधा सीधा। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x, सीधे सीधे भैया इसकी मिड टर्म स्प्लिट भी होगी। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, वो वैल्यू गलत लिख दी थी ना, इसीलिए फैक्टर समझ नहीं आ रहे थे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे करे हुए हैं क्वेश्चन है ना, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो 2/3 इसका रूट है, तो इसमें पुट कर दो x की जगह, बस k निकल जाएगा है ना, x की जगह 2/3 पुट कर दो, ख़त्म है कहानी भैया। माइनस k इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3, ये जो माइनस k है उधर जाके प्लस k हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो 3 से काट लेता हूँ, 2 और ये 3 है ना, तो ये आ गया 8/3 माइनस 2/3 इक्वल्स टू k, 6/3 इक्वल्स टू k, कट गया है ना, k की वैल्यू क्या मिल गई 2, ख़त्म। चलते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, k की वैल्यू निकालो कि इसके रियल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं, रियल, तो रियल रूट्स होता है तो क्या करते हैं हम, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, तो d क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b क्या है मेरे भाइयों,
बी है माइनस के इंटू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 3, सी है 4। सही है। इसका हम स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, के का स्क्वायर आ जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो ये 3k स्क्वायर हो गया। और ये कितना हो गया 48 है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 3k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 आ गया। इसको इधर लाके डिवाइड कर लेते हैं, तो k स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48/3 करूँगा तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद ना कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं, कुछ ऐसे नादान बच्चे हैं जो गलती कर देते हैं। क्या, वो नॉर्मली क्या करते हैं, इधर स्क्वायर रूट लाते हैं, स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, कहते हैं स्क्वायर रूट हो गया, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं k ग्रेटर देन इक्वल टू +-4। तो ये गलत है मेरे भाइयों, ये गलत है। कह रहा है k का स्क्वायर 16 से बड़ा है, k का स्क्वायर 16 से बड़ा है, तो k क्या होगा। ये वैसे 11th में सिखाते हैं, इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, अच्छे से डिटेल में समझाया जाता है, बट आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ बस, जितना काम आता है। कह रहा है k का स्क्वायर 16 से बड़ा है, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। k की वैल्यू भैया या तो 4 से बड़ी होनी चाहिए या फिर -4 से छोटी होनी चाहिए। ये आंसर लिखोगे आप। देखो आप 4 लोगे या 4 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, ऑब्वियस है। देखो आप 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, उसका स्क्वायर जो है 16 होगा या उससे बड़ा होगा। हमको क्या चाहिए, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि k का स्क्वायर जो है वो 16 या उससे बड़ा हो। k कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर 16 हो या उससे बड़ा हो, है ना। तो भैया 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, इन सब का स्क्वायर या तो 16 होता है या 16 से बड़ा होता है। इसका मतलब k अगर 4 या 4 से बड़ा होगा तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर k -4 हुआ तब भी तो करेगा सेटिस्फाई, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है कि नहीं होता, इक्वल हो जाएगा। और k -4 से छोटा हुआ, मान लो k -4 है या -5 है या -6 है या -7 है, इन सब का मैं स्क्वायर करूँगा। इसका स्क्वायर 16 है, इसका 25 है, इसका स्क्वायर 36 है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, इसका स्क्वायर 49 है। तो अगर कोई -4 या उससे छोटा नंबर लूँगा तब भी तो स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा या उससे बड़ा आएगा, तब भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर k स्क्वायर की वैल्यू 16 या उससे बड़ी चाहिए तो k या तो 4 से बड़ा होगा या -4 से छोटा होगा। ठीक है, इस फंडे को आप ऐसे समझ सकते हो। कभी भी आपको ऐसे मिले ना k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो आप समझ जाना k की वैल्यू जो है या तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू √a होगी या फिर k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -√a होगी। आप इसको अभी फॉर्मूला समझ के याद भी कर सकते हो, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो 10th में आप इससे काम चला लोगे। जैसे यहाँ पे ये a को आप 16 मान लो, है ना, मान लो कोई और नंबर भी आ गया ऐसे, कभी ऐसे लिखा है k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25, तो आपसे पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। आप ये लिख दें, k की वैल्यू क्या लिखोगे कि k ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, या फिर ऐसे लिखोगे, और दोनों लिखने हैं मतलब, ठीक है, k लेस देन इक्वल्स टू, क्या लिखा है यहाँ पे नेगेटिव, है ना, माइनस का साइन लगाओगे, और स्क्वायर रूट ऑफ है इस नंबर का स्क्वायर रूट यानी 5। ऐसे आपने आंसर लिखना है। ठीक है, छोटी सी बात है लेकिन पेपर में बच्चे बहुत गलत करते हैं, ऐसे मत लिख देना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है x निकालो। अब स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बच्चे पता नहीं देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, उनसे मिड टर्म स्प्लिट नहीं होती। अबे तो नहीं होती तो मत करो ना भाई, क्यों करनी है, अब क्यों डरना है। अब तो हमारे पास हमारा साथी है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, d निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर -4 इंटू a है स्क्वायर रूट 3, c है 7 स्क्वायर रूट 3, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, है ना। 4 इंटू 7 कितना होता है 28, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, समझ गए ना। 4 इंटू 7 हो गया 28, √3 इंटू √3 हो गया 3, 28 को 3 से किया 84 आ गया 84, 100 माइनस 84 कितना हो गया 16, d निकल गया। अब x कैसे निकलेगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a। ठीक है, पेपर में ऐसा लिखा नहीं आएगा किस मेथड से करना है, जैसे मर्जी कर दो आप। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 है, d अभी हमने निकाला था कितना है 16 है, a हमें पता है कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3,
तो -10, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4/2√3, सही है। तो x की दो वैल्यू आ गई ना, एक -10 + 4 ले लेंगे एक बार, और एक बार -10 - 4 ले लेंगे, सही है ना। तो x = -6/2√3 और ये आ गया -14/2√3, ठीक है ना। 2 से काट दो 3, इसको भी काट दिया 7, तो x = -3/√3 या -7/√3, ये दो आंसर आ गए, सही है, इजी है ना। चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। कई बार कहते हैं कि भाई डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में मत छोड़ो आंसर, ठीक है, रैशनलाइज कर दो, ज़्यादा करने के नंबर थोड़ी काटेगा कोई। इसको रैशनलाइज करा तो देखो क्या आ गया, -3√3/3, 3 से 3 कट गया, ये आंसर आ गया, ये है ना। दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, ये क्या था, -7/√3 था, इसको भी रैशनलाइज कर दिया तो ये आ गया -7√3 नीचे 3, ये हो गया। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। कह रहा है -3 जो है वो इस इक्वेशन का एक रूट है, तो इससे पहले हमें p मिल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो 2 × -3 का स्क्वायर प्लस p × -3 -15 = 0। सॉल्व करते हैं। -3 का जो स्क्वायर है वो 9 हो गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, -3p -15 = 0। ये देखो 18 - 15 कितना हो गया 3, है ना। तो 3 - 3p = 0, -3p = -3 हो गया, है ना। माइनस से माइनस कट गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी निकल गई 1, p निकल गया भैया। अब क्या करना है, इसमें p पुट कर देता हूँ, जब p पता है तो इसमें पुट ही कर दो ना। तो x² माइनस p की जगह क्या डाल देंगे हम इसमें 1 + k, तो x² - 4x + k हो गया ये। तो ये हमारी नई इक्वेशन आ गई, ये वाली, है ना। इस इक्वेशन में p की वैल्यू पुट करी, ये बन गई है। अब कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी b² - 4ac हो गया 0। b कितना है यहाँ पे दिख रहा है -4 है, ठीक है। a कितना है 1 है, c कितना है k है, सही है ना। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 4k, तो -4k = -16, माइनस माइनस कट गया, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16/4 काट देंगे ना, आंसर क्या आ गया 4, ख़त्म। k निकालना था, निकल गया। चलते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ AD इज़ नॉट इक्वल टू BC देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। इसके रियल रूट्स नहीं है। किसी के भी रियल रूट कब नहीं होते, जब d जो होता है वो नेगेटिव होता है, <0। तो कुल मिला के हमको d निकालना है और दिखाना है कि d की वैल्यू नेगेटिव है। तो d कैसे निकालते हैं मेरे भाइयों, b² - 4ac होता है कि नहीं होता। कैपिटल A भी लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर भी ABCD लिखा है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है ना। d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। तो ये जो b होता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट ये रहा पूरा, है ना। तो b की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 × AC + BD होल स्क्वायर माइनस ये क्या है 4AC, a ये रहा और c ये रहा, है ना। a² + b² × c² + d²। अब देखो भाई ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है। और AC + BD का स्क्वायर तो है ही, ये AC + BD का स्क्वायर है ना। इधर ये ब्रैकेट्स खोल लेता हूँ, खोल लूँ, क्या हो जाएगा a² × c², a² × d², b² × c² और b² × d², सिंपल। ये फॉर्मूला खोल लेता हूँ, a + b होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर आता है यानी a² c² आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर आता है यानी b² d² आ जाएगा, फिर 2ab आता है तो 2 × AC × BD आ जाएगा। सिंपल है ना भाई। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक काम करूँगा 4 कॉमन ही ले लूँगा, है ना, वेले तंग कर रहा है यहाँ पे 4। तो a² c² a² d², 4 इसी स्टेप में ही कॉमन ले लेता हूँ ना, कहानी ख़त्म, ले लूँ। चलो काम करता हूँ, ये 4 दोनों हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे भी 4 था, यहाँ पे भी 4 था,
एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर लिख देंगे भैया 4, ठीक है ना। ये 4 इधर भी था, इधर भी था, हमने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया ये a² c²। ये ब्रैकेट भी हटा देता हूँ, हटा दूँ क्या? चलो बाद में हटा लूँगा, तुम कहोगे सारा काम अभी कर रहे हो। b² d²। अब ये देखो कुछ कट रहा है क्या? a² c² कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। b² और d² भी कट जाएगा, देख लो, सही है। क्या बच गया भाई? d = 4, अंदर रह गया 2ac bd माइनस a² d² माइनस b² c², सही है। ये नेगेटिव हो जाएगी ना दोनों टर्म, भाई माइनस का साइन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगी। अब एक काम करता हूँ, इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, देखो ध्यान से देखना बड़ा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा? a² d² प्लस b² c² माइनस 2abcd, सही है। इन माइनस का साइन कॉमन लिया ना, तो ये इनके साइन चेंज होंगे ना, दोनों टर्म नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। अब अगर आप मित्रों इसको ध्यान से देखोगे, ये AD का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ AD होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ? BC होल स्क्वायर, और माइनस ऐसे लिख सकता हूँ 2 × AD × BC। ये देखो ना, ये ABCD चारों ही तो लिखे हैं, तो आगे पीछे लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो हो ही रहे हैं। अब देखो आइडेंटिटी दिख जाएगी आपको, a² b² और ये 2ab दिख रही है, इसको a समझ लो, इसको b दिख रही है ना, a माइनस b होल स्क्वायर लगा दो, तो -4, ये अंदर आ गया AD माइनस BC होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको खोलूँगा तो यही आएगा। अब क्या दिख गया भाइयों, क्या दिखा ये कि ये एक स्क्वायर है ना, ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और बाहर कैसा साइन है? नेगेटिव। बाहर कैसा साइन है? नेगेटिव। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, देखो AD और BC इक्वल नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। हमें गिवन है कि AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है। इसको अगर मैं इधर ले आऊँ, माइनस हो जाएगा ये, तो AD माइनस BC जो है वो 0 नहीं होगा, है ना। जब AD और BC बराबर नहीं है तो माइनस करके 0 कैसे आ जाएगा? ये दो अलग अलग वैल्यू हैं, तो इनको माइनस करके 0 तो नहीं आ सकता, है ना। यानी ये जो नंबर है ये 0 नहीं है, AD माइनस BC 0 नहीं है, ये नंबर कुछ भी है बट नॉन ज़ीरो है। अब ये नंबर अगर नॉन ज़ीरो है और इसका स्क्वायर करूँगा, तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही तो आएगा। भाई AD माइनस BC की वैल्यू 0 नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकती है, चाहे वो कोई पॉजिटिव वैल्यू हो जैसे 2 3 4 5, या कोई नेगेटिव वैल्यू हो -2 -3 -4 कुछ भी, है ना। तो AD माइनस BC की वैल्यू या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी है, जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी ये जो चीज़ है अपने आप में क्या है? पॉजिटिव। हमें पता लग गया क्या कि AD माइनस BC होल स्क्वायर जो है ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये इसका स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। वैसे भी दुनिया में देखो, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर 0 होगा या उससे बड़ा होगा, 0 से छोटा तो नहीं होगा अगर वो रियल नंबर है तो, है ना। 10th में आप रियल नंबर ही पढ़ते हो, इमेजिनरी नंबर आप 11th में पढ़ोगे, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल जो भी आपने नंबर अपनी ज़िंदगी में पढ़े हैं उनका स्क्वायर या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इस केस में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर है AD माइनस BC हमें दिख रहा है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि AD और BC की वैल्यू बराबर नहीं है। जब ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो माइनस करने के बाद 0 तो नहीं आ सकता, कुछ भी आए। अब चाहे ये वैल्यू पॉजिटिव नंबर आए कोई, चाहे नेगेटिव, जब मैं स्क्वायर करूँगा, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव, स्क्वायर करने के बाद वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा। तो ये अपने आप में एक नंबर है जो 0 से बड़ा है, और उसको -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब एक पॉजिटिव नंबर है, क्या है ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है, तो जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो हमें पता लग गया ना D नेगेटिव है। दिख गया कि नहीं दिख गया? तो बस यही लिखना है आपने कि ये गिवन था कि भैया ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसका स्क्वायर 0 से बड़ा है, ठीक है ना। हेंस
डी विल बी नेगेटिव। डी क्या होगा, 0 से छोटा होगा, और अगर डी 0 से छोटा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, अनरियल, रूट्स आर अनरियल। बढ़िया क्वेश्चन था ना, समझने लायक क्वेश्चन था काफ़ी, है ना, बहुत ही समझने लायक क्वेश्चन था। आउटसाइड दिल्ली आया था, है ना, दिल्ली आया होता और तुम उस साल होते तो क्या होता सोच लो, ठीक है। तो भैया समझ लेने हर तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब आज ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन अजीब सा हो गया है, बच्चों को शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो ऐसे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। अच्छा लग रहा है तो भैया चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, सब्सक्राइब करके ही तो देखते हैं, है कि नहीं। चलो बाय, टेक केयर।